मेंटेनिंग योर इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स। आपके वहां पर आपकी जो भी इंडस्ट्री है, केमिकल्स, फार्मा, स्टील, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, टायर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वहां पर हीटिंग प्रोडक्ट्स, हीटिंग सिस्टम एंड हीटिंग इक्विपमेंट आप वहां पर यूज करते हो। अब उसको मेंटेन कैसे करें, उसको ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे रखें, उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या लें, ये आपके सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज रवि भावसार एंड आई एम द फाउंडर ऑफ हिटबर्ड हीटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब जब मेंटेनेंस की बात आती है तो इंपॉर्टेंस क्या है रेगुलर मेंटेनेंस का। आपके वहां पर हीटिंग प्रोडक्ट, सिस्टम या इक्विपमेंट है, अगर आप उसको रेगुलर मेंटेन करते हो तो आपका हाई प्रोडक्टिव रहता है आपका प्रोडक्शन लाइन। और अगर आप मेंटेनेंस करते हो तो आपको पता भी चलेगा कि अब ये सिस्टम में से ये स्पेयर्स अब हटने वाले हैं या वो फेल होने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हो। अब रेगुलर मेंटेनेंस से आपका ये भी आपको पता चलेगा कि कितने देर में क्या डस्ट आता है, क्या स्केलिंग आता है, वो भी आपको पता चलेगा। और टाइम टू टाइम आपकी जो प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन करते हो, वो भी आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस नहीं रहेगी, आप जो हीटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट या इक्विपमेंट यूज करते हो वो भी काफी लंबे टाइम तक अच्छा चलेगा। और सर्विस या मेंटेनेंस आप अच्छे तरीके से करते हो तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, यानी उसके पार्ट ज्यादा चलेंगे, आपको ट्रबल नहीं करेंगे। आपको इंपॉर्टेंस मैंने बताया, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस गाइडलाइन आपको मैं बताना चाहता हूं। आपके वहां पर एयर हीटिंग सिस्टम है तो उसकी मेंटेनेंस गाइडलाइन ये हो सकती है कि जब भी आप डक्ट हीटर या ट्यूबलर हीटर या एयर हीटर आप यूज करते हो तो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। जो भी आपके ब्लोअर्स हैं, जहां पर से भी आपका एयर का फ्लो होता है, उसको रेगुलरली आप उसको मेंटेन कीजिए। उसके अंदर खोल के उसमें से जो भी डस्ट है, रस्ट है, वो साफ कीजिए, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कीजिए, जिससे जो भी एयर फ्लो होती है हीटिंग के ऊपर, वहां पर कोई स्टील का मटेरियल ना आए, जिससे हीटर उड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब और ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप एयर हीटर यूज करो तो उसको प्रॉपर इंसुलेशन कीजिए, जिससे आपका जो भी हॉट एयर है वो जहां पर भी आप डायरेक्शन दो वहां पर ही आपके ऊपर जाए, वहां पर ही हॉट एयर ब्लो हो, ना कि वो बाहर निकले, क्योंकि उसमें नुकसान होने का भी चांसेस है, एनर्जी का भी चांसेस है और दूसरे को एक्सीडेंट का भी चांसेस रहता है। इफ यू आर यूजिंग ट्यूबलर हीटर, रिकमेंडेड कि आप ब्लोअर यूज करें। अगर आप ब्लोअर यूज करते हो तो हीट जल्दी से ट्रांसफर होती है, ना ब्लोअर यूज नहीं करते हो तो वो बैक मारती है। जो भी आप डक्ट हीटर भी यूज करते हो तो उसको डक्ट हीटर में जो भी आपका कोरोजन आया है उसको रिमूव करने से आपका हीटर जो भी एयर हीट प्रोड्यूस करती है वो जल्दी प्रोड्यूस करेगी। अगर उसके ऊपर डस्ट है, अगर उसके ऊपर ऑयल है, तो वो हीट ट्रांसफर, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी, वो जो उसके ऊपर मटेरियल होगा, वो डस्ट के फॉर्म में होगा या ऑयल के फॉर्म में होगा या जिसके भी फॉर्म में होगा, उसको ट्रांसफर पहले करेगी। तो चांसेस है कि वो बैक भी मारे और हीटर उड़ जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती है। ऑलवेज प्रिफर उसमें भी टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर कंट्रोलर अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि टेम्परेचर सेंस भी जब करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो 5 डिग्री 10 डिग्री फ्लक्चुएशन आता है ज्यादा। अगर आपका हीटर हीट होता है तो उड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर टेम्परेचर कंट्रोलर भी अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं कर रहे हो तो वो टेम्परेचर कंट्रोलर उसके हीटर को अच्छे से सिग्नल नहीं देगा तो भी ज्यादा चलेगा, यानी 15 to 20 डिग्रीज का फ्लक्चुएशन, यानी हीटर्स का लाइफ कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो भी आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिशियन के पास से आप वायरिंग करवाते हो, उसके ऊपर आपका सिलिकॉन स्लीव होना चाहिए और वो कंप्लीटली एयर कंप्रेस्ड होना चाहिए, जिससे कोई भी बाहर का मटेरियल, कोई बाहर का एनवायरनमेंट उसको रस्ट ना कर सके या इसको इफेक्ट कर सके। इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शन आप करवाते हो वो प्रॉपरली करवाए, चेक करिए कि प्रॉपरली है कि नहीं। थोड़ा सा भी लूज वायर और आपका पूरे मशीन पर करंट आ सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं।
क्वालिफाइड पर्सन को ही वायरिंग के लिए या इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए ही उसको हायर करे, क्वालिफाइड ही करे। अगर आपके कोई भी चाचा मामा दादा दादी उसको अगर आप अगर बहुत साल का एक्सपीरियंस है उसको करने को आप दोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा जो लिक्विड हीटिंग का सॉल्यूशन है, अगर आप लिक्विड के लिए हीटिंग सिस्टम, हीटिंग प्रोडक्ट या हीटिंग सिस्टम, हीटिंग इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो तो अगेन मैंने पहले भी बताया था कि उसको डस्ट फ्री रखे। ऑयल अगर में ऑयल का यूज होता है तो उसको अच्छे से टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करें। अब कितने टाइम में वो मेंटेन करना है वो डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशंस, कि आप अगर वाटर यूज करते हो तो वाटर में भी कौन सा वाटर यूज करते हो, ज्यादा स्केल वाला पानी यूज करते हो, केमिकल वाला पानी यूज करते हो, ज्यादा पीएच वाला पानी यूज करते हो, आरओ का यूज करते हो, बोर का पानी यूज करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने टाइम में वो मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि उसके ऊपर स्केल ज्यादा है तो तुरंत ही उसको मेंटेन कीजिए जिससे स्केल रिमूव हो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर से और टंकी में से भी, जिससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ सके और ज्यादा एफिशिएंट हो सके। अगेन इलेक्ट्रिशियन जब भी आप वायरिंग करवाते हो अगेन वही ध्यान रखें, क्वालिफाइड पर्सन को ही आप उसको हायर करिए और अपने इलेक्ट्रिशियन जो भी आपका कनेक्शन है वो प्रॉपरली है कि नहीं, सिलिकॉन स्लीव लगा है कि नहीं, वो प्रॉपरली चेक कीजिए। उसके ऊपर टर्मिनेशन बॉक्स जरूर से लगाए, वो अपने हीटिंग वेंडर को जरूर से बताए। आपका लिक्विड का जो भी उसमें हीटर के ऊपर ही जो भी मटेरियल आप हीट करना चाहते हो उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर वो लेवल नीचे गया तो हीटर एयर में चलेगा और हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हीटर उड़ने के चांसेस है। अगेन सही क्वालिटी का थर्मोकपल और सही क्वालिटी का टेम्परेचर कंट्रोलर जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब वो एयर हीटिंग हो या लिक्विड हीटिंग हो, आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए वो हीटर चालू करने के बाद तुरंत उतने टेम्परेचर ना लगाए, धीरे धीरे ऊपर करे। या तो पीएलसी का यूज करिए या तो पीआईडी कंट्रोलर का यूज कीजिए, उसमें ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अंदर आता है, उसमें आप उसको सेट उसी तरह से कर सकते हो जिससे आपका एक लेबर वहां पर एंगेज नहीं रहेगा। जब भी आप लिक्विड हीटिंग का प्रोडक्ट, इक्विपमेंट या सिस्टम यूज करते हो तो ध्यान रखिए कि आपका पावर डिस्कनेक्ट ना हो, बार बार डिस्कनेक्ट ना हो, वो भी चांसेस है आपके हीटर उड़ने के। और जब भी आप उसको मेंटेनेंस करने जाते हो तो ध्यान रखिए कि वो पूरा मशीन बंद होना चाहिए, उसको पावर सप्लाई नहीं होना चाहिए। या आपने पावर सप्लाई बंद किया है तो जो भी आपके प्लग्स वगैरह हैं उसको निकाल के भी रखिए। प्रिवेंटिव एक्शन इज बेटर देन आपका जो भी एक्सीडेंट हो चुका है उसके बाद एक्शन लोगे, तो बेटर उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और आप मेंटेनेंस फिर अपना काम शुरू कीजिए। अब जब ये मैंने आपको टिप्स एंड ट्रबल शूटिंग आपको बताया है, हीटबर्ड आपकी क्या मदद कर सकता है इसमें मेंटेनेंस करने के लिए। हीटबर्ड आपको जब भी आप अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करवाएंगे हीटबर्ड की ओर से, तब अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली एक मेंटेनेंस प्लान आपको देंगे कि कब कब, क्योंकि ऑलरेडी आपके हीटिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, आपका डिजाइन हमने किया है तो हमको पता रहेगा कि आप क्या मटेरियल यूज करने वाले हो, कौन सा मटेरियल पर हीटिंग एप्लीकेशंस है, तो हमको पता रहेगा कि कब मेंटेनेंस की किस पार्ट को जरूरत पड़ेगी। तो हमको पूरा आपको प्लान बनाकर दे सकते हैं जिससे आपके ऑलरेडी आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्रीज में ऑलरेडी मेंटेनेंस के पर्सन होंगे ही इसी और वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो भी फैक्ट्रीज में मेंटेनेंस के पर्सन होते हैं इसलिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम की ये एक्टिविटीज है और वो आप इन हाउस ही वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम आपको प्लान बनाकर ये दे सकते हैं। तो ये सपोर्ट हमारा रहता है जब भी आप जो भी हीटिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, हम आपको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा और वैल्यू ऐड करता होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अपने कमेंट सेक्शन में हमारे जाइए और कमेंट कीजिए या तो हमको डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। सो यही तक था, अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।